नमस्कार, आपकी बात छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। 2 महीने पहले कवर्धा में हुई सांप्रदायिक हिंसा की आग ठंडी हो चुकी है, लेकिन राजनीतिक माइलेज का खेल जारी है। कवर्धा मुद्दे पर बीजेपी एक बार फिर सड़क पर उतरी और सीएम हाउस का घेराव किया। इस दौरान पुलिस के साथ बीजेपी नेताओं की झूमाझटकी हुई, जिसके बाद रमन सिंह समेत कई नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बीजेपी ने मामले की न्यायिक जांच न होने तक विरोध जारी रखने का ऐलान कर दिया है। पर सवाल यह है कि आखिरकार बीजेपी सिर्फ और सिर्फ हिंदूवादी मुद्दों पर तक ही क्यों सीमित है। धान की खरीदी से लेकर तमाम बड़े मुद्दे हैं जिनसे बीजेपी जिन पर उतनी मुखर, उतनी आक्रामक, उतनी क्रियाशील नजर नहीं आती जितने धर्मांतरण और सांप्रदायिक तनाव के मुद्दे पर है। क्या पार्टी ने कोई लाइन तय कर दी है? क्या छत्तीसगढ़ में बीजेपी हिंदुत्व के सहारे अब चुनावी वैतरणी पार करने की कोशिश कर रही है? क्या है अंदर की बात? इसी पर होगी आज आपकी बात। तो आइए देखते हैं सबसे पहले बीजेपी नेताओं ने क्या कहा है। कवर्धा को लेकर के आज जबरदस्त आंदोलन प्रदर्शन किया गया, पूरा मार्च किया गया और उस दौरान बीजेपी नेताओं के बयान भी सुनिए। ये मुख्यमंत्री जो भी कर रहा है गलत कर रहा है। पहली चीज, हर क्षेत्र में क्या बोलते हैं, ये न्यायालय और न्याय के विरुद्ध में काम कर रहे हैं। अब देख लीजिए, जहाँ क्या बोलते हैं कवर्धा में जो घटना है वो सबसे बड़ा शर्मनाक घटना है। कवर्धा मामले की हम लोग न्यायिक जांच की मांग करते हैं सरकार से। तुष्टीकरण की राजनीति के कारण आज बहुसंख्यक हिंदुओं का अपमान हुआ है, निर्दोष लोग फंसाए गए हैं। ये सरकार न्यायिक जांच करे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ये हिंसा यहाँ के मंत्री और मुख्यमंत्री के इशारे पे हो रहा है। जानबूझकर षड्यंत्र किया जा रहा है। कवर्धा को अशांत बनाया जा रहा है। एट्रोसिटी के मामले लगाए जा रहे हैं। 70 लोगों को जेल में ठूसा गया। इसीलिए न्यायिक जांच की मांग हम कर रहे हैं। और इस पूरे प्रदर्शन के जवाब में सीएम भूपेश बघेल ने क्या कहा है, यह सुनना भी जरूरी है। हमने तो कहा था आपके पास कोई तथ्य तो दे दीजिए, तो कोई तथ्य तो दिए ही नहीं। ये जहाँ इनके पास कोई काम रह नहीं गया है। छत्तीसगढ़ में न किसान इनके साथ है, न आदिवासी इनके साथ है, न अनुसूचित जाति के लोग हैं, न महिलाएं हैं, न युवा हैं। उनके साथ कुछ नहीं है, क्योंकि सबके लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने योजनाएं बनाई हैं, उसका लाभ मिल रहा है। स्वच्छता में राष्ट्रपति जी तीसरी बार प्रथम पुरस्कार हमको दिया जा रहा है। और इनके पास कुछ नहीं है, तो इनके जो 2 काम इनको आते हैं, पहला सांप्रदायिकता, दूसरा धर्मांतरण। 2 ही इनके पास मुद्दे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो क्या है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आज के सवाल, आपको सवाल दिखाते हैं और फिर छत्तीसगढ़ की इस डिबेट को शुरू करते हैं। हिंदुत्व धर्मांतरण पर बीजेपी की हुंकार, सीएम हाउस तक लगाई ललकार। जी हां, सीएम हाउस तक बीजेपी ने छेड़ा अंतिम रण। क्या कांग्रेस दे रही है आरोपियों को संरक्षण? बार बार हिंदुत्व और धर्म पर आती है बीजेपी, विकास के मुद्दे क्यों नहीं उठाती है? छत्तीसगढ़ में हिंदुत्व बना बीजेपी का हथियार, क्या जवाब दे पाएगी भूपेश सरकार? ये तमाम सवाल हैं जो आज हम अपने डिबेट में पूछने जा रहे हैं। हमारे साथ दोनों मेहमान जुड़ चुके हैं। 2 खास मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता हूं। हमारे साथ जुड़े हैं नरेश गुप्ता जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका नरेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संदीप दुबे जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है संदीप जी आपका भी न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सर, सबसे पहले मैं नरेश जी आपके पास आता हूं। जो सवाल सभी उठा रहे हैं और खासतौर से सीएम भूपेश बघेल भी उस सवाल से मिलता जुलता बयान उन्होंने दिया, उसकी तात्पर्य को समझा जाए तो लगभग यही था कि क्या विकास के, धान खरीदी के, किसानों के, महंगाई के, बेरोजगारी के मुद्दे नहीं हैं जो इस मुद्दे को लेकर के इतना ज्यादा फोकस्ड हो गई है बीजेपी? सर देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे पर फोकस कर रही है। धान खरीदी, धान लोगों के खेतों में सड़ रहे हैं, खेतों में पानी भर गया, उसको लेकर बीजेपी लगातार प्रयास कर रही है। बारदाना नहीं है, उसके लिए लबरा लोग क्या क्या लबारी करते हैं। 2 महीने पहले इन लबरा लोगों ने क्या कहा था, हमने सारी व्यवस्था कर ली है, अब उस व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो केंद्र सरकार के ऊपर ये झूठे और लबरे लोग आरोप लगा रहे हैं। तीसरी बात, जो भूपेश बघेल ने कहा कि महंगाई, अरे हम वेट के लिए आपकी बात ही कर रहे हैं। आप केंद्र सरकार ने 5 रुपया और 10 रुपया का छूट दिया, आपके 77 पैसे और 144 पैसे का छूट दिया। ये लबरा और बेईमान जनता विरोधी सरकार है। यह
यहाँ पर माफियाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली सरकार है। इस प्रदेश में शराब माफिया, रेत माफिया, खनिज माफिया, खनिज के अलॉटमेंट के लिए तो बाउंसर तक लगाते हैं टेंडर मत भरे कर। ये इस सरकार का चाल चलन चरित्र है और हम हर लेवल तक इनका विरोध करेंगे। और रहा सवाल कवर्धा की घटना का, तो कवर्धा का घटना भी इस सरकार का इसी दोहरे चरित्र का नमूना है। आप देखिए कवर्धा में क्या घटना हुई और सरकार का क्या रुख था, उस क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक और मंत्री का क्या रुख था और मुख्यमंत्री और पुलिस प्रशासन का क्या रुख था, किसी से छिपा नहीं है। मुख्यमंत्री जी बोलते हैं हमें बता दो आपको कितनी शिकायत की गई, आपको तो छोड़ दो हमारी शिकायत को साहब, स्कूल में शिकायत हुई, शासकीय स्कूल में शिकायत हुई ना बस्तर के, क्या कार्रवाई की इस लबरे लोगों ने, इस बेईमान और झूठल्ले लोगों ने? कुछ नहीं किया। सिर्फ हमें बता दो, आप हमें शिकायत करोगे तो शिकायतकर्ता को जेल भेज। ये इस सरकार का चरित्र है, चाल चलन और चरित्र है इस सरकार। ठीक है सर, मैं आता हूं संदीप जी आपके पास। संदीप जी, बार बार ये कहा जा रहा है कि कवर्धा मामले को लेकर के जो है वहां पर सरकार चूंकि गलत है, ये कहा जाता है, इसीलिए उस मुद्दे को बीजेपी भुनाएगी। ये पॉलिटिक्स करने का जरिया आपने दिया हुआ है। धर्मांतरण को लेकर के जनाक्रोश है, इसीलिए उसको बीजेपी भुनाएगी। और सियासी पार्टियां सियासत नहीं करेंगी तो क्या करेंगी सर? मिश्र जी, आपसे मैं एक बात बताना चाहूंगा जी कि भारतीय जनता पार्टी का जन्म 2 सीट से जो आगे बढ़े हैं, तो ये धर्म मुद्दे, धर्म को ही लेकर आगे बढ़े। छद्म धर्मनिरपेक्षता इनके सबसे ऊपर है और साथ ही साथ लगातार इनका इतिहास रहा है दंगा भड़काना, उस भड़काने की स्थिति में हिंदू और हिंदू की बात करना, ये इनका चरित्र है, यही चाल है। ये 15 साल में क्या किए? कुछ नहीं किए। उस कारण जो है सरकार बदली और इस 2.5 साल में भूपेश बघेल की सरकार ने जिस प्रकार से विकास किया, इनके पास उस विकास का कोई जवाब नहीं है। तो ये इनका आप देखना, 2 बातों में ध्यान आकृष्ट कर दूंगा। ये पहला कोशिश कवर्धा में किए, दूसरा में इनके संघ प्रमुख मधुपुद्वीप में आके किए। ये एक धर्म विशेष को टारगेट कर ये अपना वोट फिर से बटोरना चाहते हैं, अपना ये जमीन की तलाश सिर्फ धर्म है। अगला चुनाव मैं आज से बता दे रहा हूं, बीजेपी जो है अगला चुनाव विकास बनाम छद्म धर्मनिरपेक्षता पर लड़ने जा रही है। और आपको मैं बता दूं, इस घटना पे आप थोड़ा गौर करेंगे, पिछला अक्टूबर का जब घटना है 3 अक्टूबर और उसके बाद के 2-4 दिन के, घटना बहुत छोटा सा था, आपस के कुछ उसमें छोटे विवाद थे। दूसरा, ये जो आज ये रैली निकाल के जो न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं, इस पर मैं आपको बता दूं, वहां जो लोकल व्यापारी संघ है और जो भी वहां पीड़ित पक्ष है, वो कोई भी इनके साथ नहीं है। और आप उस समय देखेंगे उस घटना के दौरान में जो लोग गिरफ्तार हुए हैं वो सांसद संतोष गुप्ता, अभिषेक सिंह, रमेश सिंह के लोग, रमन सिंह के लोग थे, जो माना रायपुर से, बिलासपुर से, सभी जगह से उस दंगा भड़काने के लिए बुलाए गए थे। उसकी न्यायिक उस पर रिपोर्ट हुआ, उस पर कार्रवाई हो रही है और उस पर एक कोर्ट पर है, कोर्ट में अपनी बात कहे। ये बाहर आकर ये अभी से साक्ष्य को टेम्परिंग करने के स्टेज में है ताकि ये अपना जमीन तैयार कर सके। और आपको मैं बता दूं, जो दुर्गेश देवांगन जो इसका मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार हुआ, वो 20 दिन गायब था। उस 20 दिन के दौरान ये बताया कि डॉक्टर रमन सिंह उनसे कितने बार मुलाकात की और क्यों मुलाकात की। हमने जो गिरफ्तारी की, हम इसको पारदर्शी की तरीके से किया, बाकायदा फुटेज है जो लोग गिरफ्तार हुए हैं और सारा मैटर एविडेंस का है और वो कोर्ट में चल रहा है। एविडेंस के मैटर को आप डिबेट करने की जरूरत नहीं। हाँ, रही बात राजनीति की, तो भाजपा इस पर कंप्लीट राजनीति कर रही है। भाजपा का आप आने वाले चुनाव में देख लेंगे, आप उसको क्यों चुने कवर्धा को? कवर्धा में मंत्री जी एक वर्ग विशेष से है जो 68,000 वोटों से जीते हैं। वहां एक वर्ग विशेष जिसका ये टारगेट करके हिंदुओं का वोट लेना चाह रहे हैं, वो बहुत कम वोटर है। लेकिन माननीय मंत्री जी वहां जो 68,000 वोटों से जीते हैं, उन मंत्री जी का एक रिकॉर्ड है कि उन्होंने छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा राम मंदिर रायपुर में बनाया है। साथ ही साथ कवर्धा क्षेत्र में भी, अपने क्षेत्र में
उन्होंने मंदिरों के लिए, अन्य धर्मों के लिए सारे विकास कार्य। लेकिन संदीप जी मैं आपकी बातों से इत्तेफाक रखता हूं सर, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था संदीप जी कि आपको लगता नहीं कि बीजेपी भी कोई नौसिखिया पार्टी तो है नहीं? अगर वो किन्हीं मुद्दों को लेकर के इतनी ज्यादा फोकस्ड हो रही है और संघ के प्रमुख आकर के एक खास मुद्दे को गरमाने के लिए एक ऐसी जगह पर एक बड़ा आयोजन कर रहे हैं और बीजेपी कवर्धा को लेकर के इतनी ज्यादा फोकस नजर आ रही है, तो आप केवल ये आरोपों को लगा करके बैठ जाएंगे? आपको लगता है कि इससे नुकसान भी हो सकता है? कुछ तो पोटेंशियल दिख रहा होगा ना, कुछ तो पॉलिटिकल पोटेंशियल उनको दिख रहा होगा इसमें। झूठे आरोप को लगातार कहने से सही नहीं हो जाएगा। आपको बता दो, इनके पास एक भी इशू नहीं है। आज 2.5 साल में हमने जितना काम किया, हम इसको बोलने जाएंगे तो उसकी इतनी लंबी चौड़ी नरेश जी, बार बार कांग्रेस ये कहती है कि खुद आपके केंद्र के अधिकारी, केंद्र की सरकार छत्तीसगढ़ के कामकाज की तारीफ करती है और आप चूंकि विकास और उससे अब उबर नहीं सकते, इसलिए आप मामले को हिंदुत्व और छद्म धर्मनिरपेक्षता तथा कथित जो कांग्रेस कह रही है उसकी तरफ जा रहे हैं। देखिए, ये बहुत ही सोचनीय प्रश्न है। यह वह राजनीतिक दल है जिसने एफिडेविट पे सुप्रीम कोर्ट में कहा कि राम जैसा कोई चीज नहीं है। इन्होंने राम के अस्तित्व को नकारा। अब राम इनके हो गए, राम का ननिहाल इनका हो गया। देखिए, वो दोहरा चरित्र रखता है। हमने राम के अस्तित्व को किसी दिन नहीं नकारा। हमने राम को इस देश का, इस भारतवर्ष के भूखंड का आदर्श माना। उनके जीवन शैली की अपने कल्पना की थी। वह एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। इन्होंने राम के अस्तित्व को निकारा। आज रामचंद्र जी के ननिहाल को स्थापित कर रहे हैं, वोट की राजनीति ये कर रहे हैं। कहा दूसरी बात, जो कवर्धा की घटना थी, 3 तारीख की घटना आपको बताइए। 3 तारीख को घटना में पीआई के सामने दुर्गेश देवांगन के ऊपर प्राण घातक हमला किया गया, जिस पर नाम दर्ज शिकायत दुर्गेश देवांगन उसके आने के बाद किया। इस पर आज तक क्या कार्रवाई की, ये पुलिस प्रशासन बता दे। और पीआई के सामने उसके ऊपर प्राण घातक हमला हुआ, ठीक है, पीआई मौन क्यों था? उस धर्म विशेष के लोगों के खिलाफ कार्रवाई किसके निर्देश पर नहीं की गई? ये बड़ा प्रश्न। लेकिन नरेश जी, एक सवाल तो मेरे मन में भी नरेश जी है कि जब इतनी बड़ी पार्टी है सर, देखिए बीजेपी की, हमने देखा कि आप इस मुद्दे को आप महत्वपूर्ण मानते हैं। धर्मांतरण का संघ के प्रमुख आए और उन्होंने उस जगह पर आकर के, जो बहुत ही संवेदनशील इलाका है इस धर्मांतरण के लिहाज से, मैं ज्यादा और बात नहीं कहूंगा, लेकिन वहां पर एक बड़ा कार्यक्रम कर दिया। लेकिन सर, आप इतने आरोप लगाते हैं डिबेट में, सड़कों पर, तमाम जगह, बीजेपी का कोई बड़ा नेता आकर के छत्तीसगढ़ में, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे धान का मुद्दा हो, चाहे महंगाई तो खैर आपके खिलाफ चला जाएगा, लेकिन बाकी दूसरे मुद्दे हैं, उनको लेकर के इतनी ताकत क्यों नहीं लगाई जाती सर? देखिए, स्वच्छ भारत मिशन में इनको पहले वर्ष सरकार बनी थी, उसके 1 महीने के अंदर अवार्ड मिला। दूसरे वर्ष मिला, तीसरा वर्ष मिला। तो ये समझ लो, ये किसके कार्य की परिणति है जिसका ये अवार्ड ले रहे हैं। अच्छा, ये अवार्ड डॉक्टर रमन सिंह के 15 साल के सरकार के परफॉर्मेंस का अवार्ड है। 15 दिन में इन्होंने कोई परफॉर्मेंस नहीं दिया था, जो पहले साल और दूसरे साल अवार्ड मिल गया। दूसरी जगह बोलते हैं कि हमको तो चीजों को करने में इंफ्रास्ट्रक्चर, आज हमको समय लगेगा। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की देन है, हमने नहीं कर पाए। ठीक है, आज देखिए, शराब बेचने में रायपुर शहर में क्या स्थिति है, किस महापौर के किन लोगों ने कैसा एक क्लब में कैसा गुंडागर्दी किया है। लेकिन मुख्यमंत्री का आशीर्वाद प्राप्त है, सरकार का आशीर्वाद प्राप्त है, सोशल मीडिया में और मीडिया में सारे फुटेज चल रहे हैं, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। ये सरकार का तंत्र है, इसका भी हम विरोध करते हैं। लेकिन सर, मेरा सवाल सर, आपने थोड़ा डाइवर्ट कर दिया सर। मेरा सवाल ये था, नहीं किया, पहले दुबे जी का सवाल का जवाब नहीं, मेरा सवाल सर ये है कि दूसरे जनहित के मुद्दों पर इतना ज्यादा ताकत से बीजेपी हमलावर क्यों नहीं होती सर? आपके वरिष्ठ, चाहे नेता हो, चाहे संघ से जुड़े हुए वरिष्ठ नेता हो, वो लोग क्यों नहीं आते सर उन जनहित के मुद्दों को लेकर? उसमें भी आ रहा हूँ जी। आपके जनहित, क्या वेट कम कराना जनहित का मुद्दा नहीं है? घोटाले को उजागर करना जनहित का मुद्दा नहीं है? माफिया राज समाप्त करना क्या जनहित नहीं है? आप मुझे भाई, अपनी सभ्यता, संस्कृति और अपने धर्म की रक्षा करना क्या जनहित नहीं है? ये कौन सी कल्पना करते हैं धर्म विहीन राजनीति की? धर्म विहीन राजनीति मतलब चरित्रहीन राजनीति की बात करते हैं, चरित्र विहीन राजनीति की बात करते हैं इन लोग।
आप मुझे बताइए, जिस व्यक्ति की ये सोच हो कि किसी आदिवासी नेता को दिमाग में गोबर भरा हो बोलता हो, वो कितना निकृष्ट और नीच आदमी होगा। ना सर, प्लीज प्लीज सर, भाषा प्लीज सर आप बड़े वरिष्ठ नेता हैं, प्लीज सर। ना नरेश जी प्लीज, भाषा पर संयम। नरेश जी भाषा पर संयम सर, प्लीज। हाँ संदीप जी, मैं बोलना चाहूंगा नहीं धर्म के इशू पे, इनके राम मंदिर के विवाद पर, क्योंकि नरेश गुप्ता जी एक नॉन प्रैक्टिशनर एडवोकेट है, ना किए हुए। मैं एक बात बता, और आपको बता दूं, हमने किस जनता से जुड़े हुए मुद्दों का हमने विरोध नहीं किया, हम सब चीजों का विरोध किया। छत्तीसगढ़ में विकास नहीं हो रहा है, सारे डेवलपमेंट के काम रुक गए हैं। ये क्या जनहित के मुद्दे नहीं? ठीक है, लेकिन सर मेरा सवाल यही था कि जनहित के मुद्दों पर जैसे आपके आला कमान ऊपर से आकर के सहयोग करते हैं विरोध प्रदर्शनों में, ऐसे हम क्यों नहीं देखते राष्ट्रीय मंत्रियों को, नेताओं को, बड़े चेहरों को? सिर्फ हिंदुत्व और धर्मांतरण जैसे मुद्दों पर ही आला कमान का हाथ हमें क्यों नजर आता है छत्तीसगढ़ इकाई के ऊपर? क्या ये लाइन आला कमान ने दे दी है? संदीप दुबे जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे सर? मैं इसलिए कहना चाह रहा था कि नरेश गुप्ता जी एडवोकेट है, और भले ही वो प्रैक्टिस ज्यादा करते नहीं है, लेकिन लॉ की जानकारी रखते हैं। हाँ। तो उनके बारे में एक बता दूं कि जो राम मंदिर का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक गया, उसमें जो भी एफिडेविट फाइल किया है वो कांग्रेस ने नहीं किया। राम मंदिर का इशू, वहां पे जमीन का विवाद बहुत सालों से चल रहा था। और आपको बता दूं, राम मंदिर का ताला हमारे माननीय पूर्व ना गलत, संदीप जी गलत लाइन बोल रहे हैं संदीप जी। और दूसरा, और आप ये राम के नाम से जो इन्होंने जो किया ना, जमीन घोटाला किया, राम मंदिर के नाम से जो जमीन घोटाला इन्होंने किया है, वो पूरा देश जानता है। तो ये राम के कितने भक्त हमसे ना बताए। हम छत्तीसगढ़ में माता कौशल्या का जन्म स्थान था, तो हमने जो है राम गमन पथ जो है इस सरकार ने स्टार्ट किया बनाना। इन्होंने क्या किया 15 साल में? राम गमन पथ किस सरकार की योजना थी संदीप जी? राम गमन पथ छत्तीसगढ़ टूरिज्म कॉर्पोरेशन ने कब टेक ओवर किया? कौन कंसल्टेंट था प्राइमरी? आप बात करिए, आप खाली बिल्कुल आप झूठ बोल रहे हैं। राम गमन पथ इस सरकार ने बनाया है, और इस सरकार ने पूरा उसका योजना तैयार किया, खाका तैयार किया, और उसका इम्प्लीमेंटेशन का समय आ गया है। लेकिन हम धर्म के नाम से राजनीति नहीं करते। अगर करते होते तो हम इसी इशू पर ही लड़ते। हमारा काम, हमारी सरकार का काम विकास करना है, और लगातार हम इस पर काम कर रहे हैं, चाहे किसानों के लिए हो, चाहे आदिवासियों के लिए हो, चाहे अन्य किसी भी मुद्दे पर हो। जबकि हम 1.5 साल कोरोना मार झेले, उसके बावजूद इस सरकार ने छत्तीसगढ़ में आर्थिक स्थिति डगमगाई नहीं। छत्तीसगढ़ सरकार अपने बेस्ट परफॉर्मेंस के कारण कोरोना काल से भी उबर पाई। ठीक है, नरेश गुप्ता, चलिए नरेश जी मैं आपके पास आता हूँ। बात करिए, विकास के मुद्दे को उठाइए। आप धर्म पे क्यों जा रहे हैं? क्यों? ना ठीक है, आपको आरएसएस प्रमुख भागवत जी ने एक लाइन दे दिया है कि आने वाला समय छत्तीसगढ़ में हमको धर्म के नाम से उद्वेलित करके चुनाव लड़ना है। विकास से हम जीत नहीं पाएंगे, कभी नहीं। देखो संदीप जी, ऐसा बोला हो या दिखा दो, जिंदगी की गुलामी करूंगा, क्या आप मेरी गुलामी करोगे? आप और आपका नेतृत्व, बोलो, ऐसा कोटेशन दिखा दो, ऐसा कोटेशन दिखा दो मोहन भागवत जी का। क्या झूठ बोलते हो? झूठ बोलने का ठेका ले रखे हो। मोहन भागवत किसी मीडिया ने चलाया? कांग्रेस पार्टी के छोड़ किसी मीडिया ने चलाया? का इतिहास देखें कि मधुद्वीप का इतिहास आप देखें, आप उसी जगह को क्यों चुने हो? ये आपका एक चरित्र है, आप उसी चरित्र पर काम करते हैं। मैं हर स्टेट, अरे आपका चरित्र मालूम है, डाटा बता वो सकता हूं। आपके स्कूल के अंदर धर्मांतरण कराते हैं, हिंदू लोगों को, बच्चों को मारपीट करते हैं, उसके खिलाफ पुलिस एफआईआर तक नहीं करती है। लेकिन चरित्र है आपका। आप सोनिया गांधी और इटली के एजेंडे को यहाँ पर धर्मांतरण। ठीक है, एक मिनट सर वापस आते हैं। नरेश जी, संदीप जी, मैं नरेश जी आपसे ये सवाल लेना चाह रहा था। नरेश जी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल यह है सर कि आप कवर्धा की लड़ाई लड़िए, पर उतनी आक्रामकता दूसरे मुद्दों पर हमें दिखाई नहीं देती। मैं बार बार, आप इससे पहले भी मेरे साथ कुछ डिबेट में बैठे थे, मैं कोरोना काल को याद करता हूं सर, जब हम देख रहे थे कि कितने लोगों की मौत हो रही थी, कांग्रेस प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन तब पश्चिम बंगाल के एक मामले को लेकर के तमाम बीजेपी जो थी वो एकजुट होकर के बड़ा प्रदर्शन करती है। आज कवर्धा में आप लोगों ने किया, आपका अधिकार है, अगर आपको सही लगता है करना चाहिए, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। लेकिन सर बाकी जो दूसरे दीगर मुद्दे हैं जिनको लेकर के आप इतने संवेदनशील नजर आते हैं, वो आपके प्रदर्शनों में, आयोजनों में,
चाहे आला कमान के बैकअप में, वहां पर वो जो बिग शो वाली इमेज होती है वो क्यों नजर नहीं आती सर? तब जब देखते हैं 2-4 नेता कुछ बयान दे देते हैं। अब 3 दिन पहले हमने वेट के लोगों जो प्रदर्शन किया था, पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया था। आज तो रायपुर में प्रदर्शन था ना, पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया था। वो क्या जनहित के मुद्दे नहीं थे? धान को लेकर हम लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं साहब। धान खरीदी और बोरे की अवेलेबिलिटी को लेकर वो क्या जनहित का मुद्दा नहीं था? अच्छा, एक चीज और नरेश जी ये जानना चाह रहे हैं, जनहित के मुद्दे नहीं होंगे? ठीक है नरेश जी, बघेल जी ने, हाँ, आप मुझे बताइए, आईपी क्लब रायपुर में जो घटना हुई है वो जनहित का मुद्दा नहीं मानती है? ठीक है, वीडियो वायरल हो गया है। मुख्यमंत्री, डीजीपी और आपके गृह मंत्री क्या कार्रवाई कर रहे हैं? इनकी कार्रवाई करने की हैसियत नहीं है या इच्छा शक्ति नहीं है इनसे। ठीक है, दोनों में से एक बात है। अब मैं एक अंतिम सवाल ये जानना चाहूंगा नरेश जी, कवर्धा मामले को लेकर के कब तक बीजेपी का आंदोलन रहेगा? क्या मांगे हैं आपकी? क्योंकि जमानत पर तमाम लोग हैं, कोर्ट में अब तो मामला चल रहा है सर, कोर्ट में आप अपने तथ्य रख भी सकते हैं। सीएम तथ्य मांग रहे हैं, अगर सीएम को नहीं देना तो कोर्ट में दें। जी अभिलाष जी, दुर्गेश जी ने जिसके ऊपर प्राणघातक हमला किया पीआई के सम्मुख, 3 तारीख को 2 बजे के आसपास, उसकी शिकायत पर पुलिस प्रशासन ने आज 15 दिन से ज्यादा हो गए हैं, रिहाई के 3 दिन बाद उन्होंने शिकायत की। क्या कार्रवाई की? एक लाइन बता दें। जांच क्या की? एक लाइन बता दें। ठीक, ये नियत है। संदीप जी, पुलिस के संरक्षण में हत्या कराना चाहते थे। संदीप जी, ये बड़ा गंभीर आरोप लग रहा है, और आपको लगता है कि अगर ये सही है तो फिर सजा दीजिए जिम्मेदार को? आपको लगता है गलत है? देखिए, ये जो है ना, बीजेपी मुद्दा विहीन हो चुकी है और इनके पास कुछ भी नहीं है अनर्गल बातों के अलावा। आप उस घटना को बार कवर्धा की घटना में याद दिला रहा हूँ। वहाँ के सांसद संतोष पांडे, पूर्व सांसद अभिषेक सिंह, डॉक्टर रमन सिंह के द्वारा प्लांटेड घटना था। इस घटना में आरएसएस के अनुयायी, ये सारे के सारे लोग साथ थे और उस घटना को जानबूझ के राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उस घटना को जिस प्रकार से इन्होंने उठाया है और जिस प्रकार से प्रदेश का वातावरण बिगाड़ने का प्रयास किया है, इस सरकार ने उस विद्वेषपूर्ण वातावरण में भी शांति लाने का प्रयास किया, शांति लाए। अब इनको देख रहे हैं कर्फ्यू लगा हुआ है, भाजपा, इनके नेताओं के पास कोई काम नहीं है। नरेश जी, अंतिम धर्म के उकसाने के अलावा आज न्यायालय में प्रकरण चल रहा है, न्यायालय का प्रकरण क्यों नहीं लेते? अगर मान लो कार्रवाई गलत हुई है, ये हाई कोर्ट क्यों नहीं जाते? ठीक है नरेश जी, 1 मिनट, अंतिम 10 सेकंड नरेश जी। ठीक है संदीप जी, सर वक्त कम हो गया। नरेश जी, अंतिम 10 सेकंड में कोई आप बड़ी बात कहना चाहें दर्शकों से तो प्लीज अंतिम 10 सेकंड सर बताइए। मंत्री के खिलाफ मुद्दा विहीन भाजपा है, तो मंत्री के खिलाफ प्रशासन आने वाला चुनाव विकास बनाम छात्र धर्मनिरपेक्ष है। ये दंगा भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के शांत वातावरण को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये माता कौशल्या का। ठीक है सर, वक्त खत्म हो गया सर, माफी चाहूंगा ना सर, माफी चाहूंगा सर, माफी चाहूंगा सर, बहुत माफी चाहूंगा सर। देखिए वक्त खत्म हो गया, लेकिन कुल मिलाकर के छत्तीसगढ़ में बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि जनहित का मुद्दा ही हिंदुत्व का मुद्दा जो है वो जनहित का मुद्दा है और हम इसे उठाते रहेंगे। धर्मांतरण पर भी सरकार से के सामने खड़े होकर हुंकार लगाते रहेंगे। और कांग्रेस का साफ कहना है कि जब इनके पास विकास और दूसरे मुद्दे नहीं बचे तो फिर से ये अपनी पुरानी राह पर चल दिए। लेकिन क्या सच में हिंदुत्व और धर्मांतरण बड़ा मुद्दा है? क्योंकि बीजेपी जैसी सियासी पार्टी जो 15 सालों तक सत्ता में रही है वो ऐसे ही तो किसी पर दाव नहीं लगा देगी, ऐसे ही तो किसी मुद्दे को बड़ा मुद्दा नहीं बना लेगी। यह भी कांग्रेस को समझना होगा। और अगर अंदर ही आक्रोश पनप रहा है तो फिर कांग्रेस को भी सोचना होगा कि इसका फायदा कहीं सियासी तौर पर बीजेपी ना उठा ले। और अगर ऐसा नहीं है और सिर्फ एक हवा में एक बुलबुला क्रिएट करने की कोशिश हो रही है तो फिर बीजेपी के सत्ता के सपने को यह कोशिश नाकाम भी कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नरेश गुप्ता जी, संदीप दुबे जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम दर्शकों का भी इस डिबेट में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।